हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ब्रेकअप करने पर जेल होगी, जैसा आपको थंबनेल में भी नजर आ रहा है, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये कोई मजाक हो सकता है, लेकिन ये अब सच्चाई है। अगर हम बात करें, 1 जुलाई से भारत में कुछ नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। उन आपराधिक कानूनों में अगर ब्रेकअप किया जाता है तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। क्या उसकी कंडीशन है उसको हम समझेंगे, लेकिन आपको इसमें पहला कीवर्ड दिख रहा होगा कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना, यानी यहां पर जो ब्रेकअप कर रहा है वो पुरुष है और जिससे ब्रेकअप कर रहा है वो महिला है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा केस बात करें, अगर कोई फीमेल किसी मेल से ब्रेकअप कर ले तो क्या उसको भी 10 साल की जेल होगी? तो नहीं होगी। यही खास बात है इस पर्टिकुलर कानून के अंतर्गत, जो सेक्शन 69 है आपका भारतीय न्याय संहिता का। भारतीय न्याय संहिता क्या है, आईपीसी क्या थी, 1 जुलाई से क्या बदलाव हुए हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक से नहीं पता है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हम समझेंगे। यहां पर हमने एक आर्टिकल का जिक्र किया है, इस आर्टिकल को मैंने यहां पर रेफर किया है, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। वैसे ये जो चेंजेस हुए हैं वो बीएनएस के अंतर्गत हुए हैं। बीएनएस क्या है इसको मैं अभी 5 मिनट में आपको समझा दूंगा, और इसके सेक्शन 69 पर हम फोकस करेंगे और ये क्या क्या दिक्कतें पैदा कर सकता है आगे, इसको भी हम समझेंगे। तो इसमें धारा नंबर 69 पर हम फोकस करने वाले हैं। इसकी लाइन पढ़िए आप इस आर्टिकल की। तो इस आर्टिकल की जो हेडिंग है कि व्हाई अ ब्रेकअप कुड लैंड मेन इन जेल फॉर 10 ईयर्स, सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एक्सप्लेन्ड। यानी भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 69 है उसके द्वारा किसी पुरुष को 10 सालों तक जेल हो सकती है। उसका आधार क्या होगा कि ब्रेकअप कर लेना, यानी अभी शादी नहीं हुई है, तलाक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये शादी से पूर्व की घटना है कि एक वादा ही किया है कि शादी की जाएगी और शादी नहीं की तो उससे 10 साल की जेल हो सकती है। कितना सही है कितना गलत है इसका आकलन हम अच्छे से करेंगे, दोनों पक्षों को देख कर रखेंगे कि फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मेल्स को क्या प्रॉब्लम आती है। तो न्यूट्रल वे में इस टॉपिक को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि भाई जो सरकार के द्वारा बदलाव किए गए हैं क्या वो पुरुषों के लिए बेहतर है या महिलाओं के लिए बेहतर है, या सोसाइटी के लिए, एज अ सोसाइटी, समाज के लिए क्या ये सही है या नहीं है, इसको थोड़ा समझेंगे। सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता स्टिपुलेट्स अप टू 10 years imprisonment for engaging in sexual activity based on a false promise of marriage। अब यहां पर एक बात आई है, सेक्सुअल एक्टिविटी और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी भाई विवाह किया जाए, विवाह की बात रखी जाए कि विवाह हम करेंगे आगे, और उस आधार पर क्या किया जाए, यौन संबंध या फिजिकल रिलेशन यहां क्रिएट किए जाते हैं, शारीरिक संबंध बना लिए जाएं, उस केस में पुरुष को यहां पर क्या होगा, जेल होगी। अभी कितना सही है कितना गलत है मैं वही कह रहा हूं कि अभी पहले थोड़ा सा हम कानून को समझते हैं कि ये हुआ ही क्यों है ऐसा और ये बदलाव कब से लागू हो गए हैं, तो इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आप हमारे फाउंडेशन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से। 8 जुलाई के बैच में ओरिएंटेशन क्लासेस हो गई हैं, इसमें आप सब्जेक्ट की क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। बैच नंबर 2 अभी भी आप लोगों के लिए ओपन है, पॉलिटिक्स की क्लासेस शुरू होंगी, 18 बुक्स का सेट, 1000 आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस, सी सेट की क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, निबंध लेखन, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। इसमें आपको दिल्ली आकर आवासीय कार्यक्रम के तहत मेंस की तैयारी करने का मौका मिलता है। इसकी फीस 27,999 है। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कतें आती हैं तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको PDF और बाकी जानकारियां मिलती हैं। चलिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक के अनुसार अगर हम बात करें तो हुआ क्या, वर्ष 2023 में वर्तमान जो सरकार है इसने कुछ बदलाव किए। किस लिए बदलाव किए, तो कुछ क्रिमिनल लॉस थे। क्रिमिनल लॉस की जब बात की जाती है तो इन्हीं को कहा जाता है आपराधिक कानून। ध्यान से समझेंगे कि भारत में जो आपराधिक कानून है ये सबके लिए समान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबके लिए समान, क्या भारत में कानून एक समान नहीं है? तो भाई नहीं है। किस मामलों के लिए, तो इसी को कहा जाता है सिविल मैटर्स के लिए। सिविल मैटर्स की जब बात होती है तो इन्हीं को दीवानी मामले कहा जाता है। तो दीवानी मामलों के लिए भारत में एक जैसा कानून व्यवस्था नहीं है। आप पूछेंगे तो फिर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई भारत में यूसीसी अभी भी लागू नहीं होता है। इस विषय पर कई बार चर्चा होती रहती है, जिसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
इसको ही कहा जाता है सामान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप संविधान के आर्टिकल 44 का जिक्र कर सकते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है कि भारत के अंतर्गत एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे भारत के 2 राज्यों में है। अभी कौन कौन से हैं? तो गोवा के अंतर्गत पहले से है, और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने वहां पर कानून लाकर सिविल मामलों के लिए भी कानून एक बराबर किए हैं। सिविल मामले अगर नहीं पता हो आपको तो भाई शादी से जुड़े हुए मामले, तलाक से जुड़े हुए मामले, किसी को गोद लेने से जुड़े हुए मामले, संपत्ति से जुड़े हुए मामले, बंटवारे से जुड़े हुए मामले, इन सारे मामलों को सिविल मैटर्स यानी दीवानी मामले कहे जाते हैं। हर जिले के अंतर्गत एक जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, वहां पर सिविल मामलों की भी सुनवाई होती है, आपराधिक मामलों की भी सुनवाई होती है। लेकिन भारत में जो सिविल मामले हैं वो एक जैसे नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि सिविल कानूनों के तहत, सिविल नियम के तहत, जैसे विवाह का सबके अंतर्गत हर धर्म में विवाह की अलग अलग तरीके की रीति रिवाज अलग अलग है, रूल्स अलग अलग हैं। जैसे हिंदू धर्म में हिंदू कोड बिल के तहत विवाह होता है, उसमें सप्तपदी की प्रोसेस होती है यानी 7 फेरे लेकर होता है। गुरुद्वारे में अनन कारज की प्रोसेस होती है। निकाह जो है मुस्लिम्स में निकाह की प्रोसेस होती है जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत होती है। यानी सबके लिए एक अलग अलग कानून है और सबके अलग अलग प्रोसीजर है, सबकी प्रक्रिया अलग अलग है, सबके प्रावधान अलग अलग है। भाई तलाक के लिए मुस्लिम्स में एक अलग प्रावधान है, हिंदुओं में एक अलग प्रावधान है, दोनों के एक्ट भी अलग हो जाते हैं। तो सिविल मामले सबके बराबर नहीं है, मतलब एक ही अपराध करने पर अलग अलग धर्म के अनुसार सिविल मामलों में अलग अलग सजा का प्रावधान है या अलग अलग तरह के उनके डिसीजंस हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉज की तो ये सबके ऊपर एक जैसे लागू होते हैं, चाहे उसके ऊपर धर्म, क्षेत्र, आपका लिंग, इन सारी चीजों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। किसी ने अपराध किया है, जैसा क्रिमिनल लॉज में लिखा है उसके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी। तो भारत के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज काफी समय से चले आ रहे थे। इनमें एक क्रिमिनल लॉ था जिसको आईपीसी कहा जाता था, इंडियन पीनल कोड। कब का है ये? 1860 में लाया गया था। अब 1860 में अंग्रेजों का शासनकाल था, तो ब्रिटिश कॉलोनीज के समय हुआ करता था। इसकी अलग अलग धाराएं आपने सुनी होंगी कि आईपीसी की ये धारा के तहत कार्रवाई की जाती थी। जैसे 400 बीसी का मामला आपने सुना होगा, आईपीसी के तहत है। तो उसमें किसी के साथ कोई तरह की धोखाधड़ी कर ली जाए, फ्रॉड कर लिया जाए, तो आईपीसी का सेक्शन 420 लगता था। तो आईपीसी भारत में 1860 से लागू था और अभी तक चल रहा था। ऐसे ही 2 क्रिमिनल लॉज और थे, एक था सीआरपीसी और एक था इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। इसमें कौन सा दंड किस अपराध को दिया जाएगा इसका उल्लेख है, कोडिफिकेशन है पूरा। आपका सीआरपीसी जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है कि आपराधिक जो नियमावली है उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कि कब गिरफ्तार किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में कितने दिन रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश किया जाएगा, ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो कि अपडेट हुआ था 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय। और एक और हमारे पास एक्ट है जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता है कि कोर्ट में कौन सी चीज साक्ष्य के तौर पर मानी जाएगी। वो भी नियम है 1872 का। तो पुराने हमारे पास 3 तरह के क्या हुआ करते थे, तो कानून हुआ करते थे। किसके लिए? आपराधिक तरह के। इसमें आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, एक था सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, सीआरपीसी 1973 का था और आईपीसी 1860 का था। हालांकि ये भी आपका 1873 में बना था, लेकिन सीआरपीसी को संशोधित कर दिया गया था। अभी सरकार ने क्या किया है, आईपीसी की जगह ही नया ला दिया गया है जिसका नाम है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी का ही अब नया नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। और इसको जो इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था 1872 का, यह हो गया है भारतीय साक्ष्य संहिता, बीएसएस। यह सरकार ने 2023 में क्या करवाया, तो इसको संसद में पेश किया और संसद में बिल पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन ये लागू नहीं हुए थे। ये लागू कब से हुए हैं, तो इनको लागू करने की डेट है 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गए हैं। तो भाई ठीक है, ब्रिटिश काल के कुछ नियम थे, अब सरकार ने उसको बदलाव करके नए नियमों को ला दिया है। तो दिक्कत कहां से हो रही है? दिक्कत हो रही है सेक्शन 69 से।
सेक्शन 69 पर ही, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी पुरुष ने किसी फीमेल के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप करने के कुछ आधार दिए गए हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, मैंने जैसा कहा हम उसका आकलन करेंगे। पहले आप देखिए कि क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं, जो पहले आईपीसी था, 2023 में आया, 2024 में 1 जुलाई से लागू हुआ है, यही चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों चल रहा है कि भाई भारत में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिसमें आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। ठीक है भाई, ये ले ली है। किस विषय पर चर्चा हो रही है, तो इसमें बीएनएस में तमाम ऐसे बदलाव भी किए गए हैं जो आईपीसी में नहीं थे। मतलब आईपीसी बना था 1860 में, कई ऐसी चीजें थी जो उस समय उनको नहीं पता थी कि ये समाज में हो सकती हैं, तो आईपीसी में उनका उल्लेख ही नहीं था। उदाहरण के लिए तौर पर सेक्शन 69, जिसमें धोखे से शारीरिक संबंध बनाने को लेकर सजा का प्रावधान है, जो कि नहीं था आईपीसी के अंतर्गत। तो यहां पर अब सेक्शन 69 को जोड़ा गया है। अब सेक्शन 69 जो जोड़ा गया है, धारा 69 को जो जोड़ा गया है, इसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके तहत किसी के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाने को लेकर सजा का प्रावधान है। क्या प्रावधान है ये देखेंगे हम। हालांकि बीएनएस के सेक्शन 69 पर कानून के जानकार और एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे फर्जी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी, आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, भारत में जब विवाह हो जाता है तो विवाह किसी ना किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, वो होता है सिविल मामला। अब सिविल मामलों के लिए हर धर्म के लिए अलग अलग रीति है, अलग अलग रिवाज है, और उसके अनुसार फिर आगे आपको तलाक के लिए प्रोसेस भी है कि अगर कोई दो लोग साथ में नहीं रहना चाहते तो वो तलाक दे सकते हैं। उसमें इद्दत की राशि होती है जैसे मुस्लिम्स के अंतर्गत। इसके अलावा हर जगह पे आपने एलिमनी का नाम सुना होगा कि कई बार केसेस आपने सुने कि दहेज प्रथा के केस लगाए जाते हैं, कई बार फर्जी केसेस भी बहुत सामने आते हैं। आपने एक केस अभी यूएस में सुना होगा, जॉनी डेप के ऊपर था। जॉनी डेप के ऊपर लगाया गया था कि घरेलू हिंसा का उन्होंने किया हुआ था, एम्बर हर्ड वाला केस, अगर आप लोगों ने सुना हो। फाइनली उसमें जॉनी डेप, मतलब एक समाज में धारणा तो है ही कि जब भी कोई ऐसा अपराध होता है जिसमें पुरुष और महिला जुड़े होते हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट फीमेल की तरफ जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है कि मान लिया जाता है कि पुरुष ने यहां पर अत्याचार किया होगा। बहुत सारी केसेस में फीमेल्स ने हमारे भारत के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां देखी हैं, दहेज प्रथा से लेकर घरेलू हिंसा को लेकर। लेकिन कई बार कानूनी तौर पर देखा जाता है कि जब इस तरह के मामले कोर्ट में जाते हैं तो वो कई बार फर्जी होते हैं। अब यहां पर उसी चीज की बात है। अब देखिए, यहां पर बात समझने के लिए कि बीएनएस का सेक्शन 69 है क्या, इसको पहले समझें। तो बीएनएस 69 यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 कहता है कि भाई कोई व्यक्ति है जिसने अभी विवाह नहीं किया है, लेकिन उसने किसी महिला को, किसी फीमेल को यह वादा किया है कि भाई मैं आपसे विवाह करूंगा, लेकिन इस विवाह के आधार पर वो उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक संबंध, यौन संबंध बना लेता है और बाद में छोड़ देता है। अब ये जो आधार है, इस आधार पर सेक्शन 69 उस पर लागू हो जाएगा। तो हमको लगेगा कि भाई सरकार ने बड़ा सोच के बनाया है सेक्शन 69। इसके आधार पर यही बात रखी गई है कि भाई किसी व्यक्ति ने अगर धोखा किया है तो उसको तो सजा होनी चाहिए। अगर वो इस आधार पर, इसी मंशा के साथ था कि वो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में आया था और फिर उसका वो काम पूरा हो गया और फिर वो उसको छोड़कर चला गया। लेकिन कई बार इस तरीके से हमको देखने मिलता है कि भारत में अब जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कई तरह की मूवीज आई हुई हैं जिनमें लिव इन रिलेशनशिप को भी प्रमोट किया गया है कि भाई शादी होने से पहले एक समय होता है कि लोग कोर्टशिप पीरियड जिसको कहा जाता है कि एक दूसरे को समझने में समय निकालते हैं। अब उस अवस्था में किसी के बीच में कोई शारीरिक संबंध हो गया और उसके बाद शारीरिक संबंध ही एक आधार है। यहां पर दूसरी बात यह रखी गई है कि यह मंशा थी कि भाई किसी व्यक्ति ने, कोई पुरुष है जिसने किसी से शादी करने की बात रखी गई, लेकिन उसको बीच में लगा कि भाई ये शादी करने के लिए सही नहीं है। क्योंकि भाई आप देख रहे हैं कि भाई विवाह के बाद भी तो ऐसे मामले आते हैं कि जब तलाक ही करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि भारत में तलाक होते ही नहीं है या तलाक के मामले एकदम शून्य है। जिसने विवाह कर लिया उनके बीच में 100% जोड़ी बन गई है उनकी और कभी कोई भी तरह की चिंगारियां निकलेंगी नहीं। तो बीएनएस का जो सेक्शन 69 है वो केवल एक ही मंशा के आधार पर है कि जो धोखाधड़ी के आधार पर लाया गया है। लेकिन यह देखा जाता है कि भाई हर व्यक्ति तो धोखा करने के आधार पर नहीं हुआ है। आप सारे लोगों ने भी परिवारों में देखा होगा कि भाई कई बार जैसे विवाह का प्रस्ताव आता है तो कुछ दिन बातचीत कराई जाती है, लड़का और लड़की में, फीमेल और मेल में बात हो रही है। उनको कुछ समय एक दूसरे को समझने में लगा और समझने के बाद लगा कि भाई ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। कई बार लगता है बेहतर है तो आगे प्रस्ताव जारी रहता है। लेकिन अगर किसी ने किसी से बात कर ली, अब यहां पर कई लोग इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि भाई यहां पर तो यौन संबंध बनाया गया या फिजिकल रिलेशन बनाया गया। अब वही फिजिकल रिलेशन का जो बेसिस है वो हमेशा गलत हो जाए
और केवल वो पुरुष की ही उसमें जो है पूरी की पूरी इच्छा हो, तो ये आधार यहां पर बताया जा रहा है। अब इससे होगा क्या, यहां पे मान लिया जाए कोई पुरुष निर्दोष है, वो कैसे प्रूफ करेगा कि कोर्ट में जाकर कि भाई उसने इस मंशा से किसी के साथ संबंध नहीं बनाया था या उसी की इच्छा थी। तो ये बीएनएस का सेक्शन थोड़ा सा शंका के घेरे में रखा गया है। तो क्या है पहले समझ लीजिए, भारतीय न्याय संहिता, तो इसको समझ लीजिए क्या है। भारतीय न्याय संहिता में शादी या नौकरी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का अपराध घोषित किया गया है। तो ये वाली चीज तो ठीक है कि भाई किसी को नौकरी देने का झूठा वादा किया गया है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए गए हैं तो उसको सजा दे दी जाए। लेकिन ये वाला जो प्रावधान है शादी वाला, इस पर ही थोड़े से सवाल विशेषज्ञों के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि भाई शादी के आधार में कई बार ऐसा होता है कि भाई शादी होने के बावजूद भी तलाक हो जाता है। तो कई बार दो लोगों की ट्यूनिंग हो पा रही है नहीं हो पा रही है, उसका आधार सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं हो सकता है, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए सेक्शन 69 क्या है, तो इसमें शारीरिक संबंध बनाने का अपराध घोषित किया गया है। बीएनएस की धारा 69 में कहा गया है कि अगर शादी का वादा करने के बाद उसे पूरा करने की कोई मंशा नहीं है और यौन संबंध बन जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ठीक है, अब इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई 10 साल की सजा सुना दी जाए, जो आधार है कि भाई ब्रेकअप कर लिया गया है और उसका आधार यह है कि फ्रॉड था, पूरी मंशा यही थी कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना था। तो अब यहां पर बात आती है कि ये कानून न्यूट्रल तो है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ किसके साथ है, पुरुषों के साथ है, फीमेल्स के साथ है ही नहीं। मतलब अगर कोई फीमेल ने ब्रेकअप कर लिया है, उसने विवाह के लिए कह दिया कि भाई मैं आगे विवाह करूंगी और किसी लड़के के साथ उसने विवाह करने के लिए मना कर दिया, तो क्या बीएनएस का सेक्शन 69 उन पर लागू होता है? तो नहीं होता है, बात यही है। तो इसमें सिर्फ एक ही आधार होगा कि भाई पुरुष को ही जेल जाना होगा। दूसरा, पुरुष अगर इसमें बेगुनाह है तो उसके आधार क्या है? आप सोचिए वो कोर्ट में जाकर किन दलीलों को पेश करे जिसके आधार पर वो निर्दोष साबित हो चुके। और ऐसा नहीं है, हम जैसे मैंने आपको एम्बर हर्ड वाला केस बताया, इसके अलावा जॉनी डेप वाला, ये तो यूएस तक में हुआ, तो फिर इंडिया में तो ऐसे आए दिन कई फर्जी केसेस फाइल होते रहते हैं। तो इस पर ये मामला तो कोर्ट में जाएगा ही, क्योंकि भाई सेक्शन 69 का यही बात की जा रही है कि जब ये अब 1 जुलाई से लागू हो गया है तो कोर्ट पर प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे कई फर्जी केसेस। इससे होगा कि भाई इंडिया में फीमेल्स की स्थिति काफी नाजुक भी है, खराब भी है, कई जगहों पर बहुत अत्यधिक फीमेल्स को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर कानूनी स्तर पर पुरुषों के लिए कोई भी तरह का आधार नहीं होगा तो इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी भी कानून में हम यही बात रखते हैं कि भाई 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो, लेकिन यह कानून कहीं ना कहीं उन सारी चीजों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है ये केस जाएगा और फिर इस पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कानूनों की व्याख्या भी करता है। तो सेक्शन 69 इसलिए थोड़ा शंके की घेरे में आ रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि भाई आगे कानून कैसे लागू होगा, तो कानून समाज के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिसमें कई लोग अपनी तरह की मंशा, जैसे मान लिया जाए कि किसी के बीच में कोई विवाह का प्रस्ताव था, शारीरिक संबंध भी बन गया, लेकिन विवाह अंतिम दौर पर चला गया। अंतिम दौर पर जाने पर कोई पारिवारिक तरह के मतभेद हो गए और उसके बाद विवाह वहां पर तोड़ना पड़ गया। अब वो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि भाई उन चीजों को तो आधार माना नहीं जाएगा, यहां पर कानून के तौर पर सेक्शन 69 लगाकर ये कह दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने विवाह नहीं किया, इस लड़के ने विवाह नहीं किया है और उसका आधार यही था कि भाई ये विवाह करना ही नहीं चाहता था। उसके कुछ दूसरे आधार भी हो सकते हैं। और ये हमारे समाज में, हमारे आपके आसपास कई ऐसी बार होता है कि कई बार विवाह फिक्स होते हैं लेकिन कुछ दूसरे कारणों की वजह से, क्योंकि भाई कई बार कोई 2 लोग हैं वो आपस में रह ही नहीं पा रहे हैं, अच्छे से बातचीत ही नहीं हो पा रही है, या कई बार कई अलग अलग तरह के विषय होते हैं। नहीं तो मैंने आपको वही कहा कि अगर ऐसा होता कि भाई विवाह हो जाने से गारंटी हो जाती कि ये दोनों में आपस में बनने ही लगेगी तो भारत में तलाक होते ही नहीं। तो यहां पर इस प्रोसेस को भी टफ कर देना, अर्लियर जो वे है उसको कॉम्प्लिकेट किया गया है, यहाँ जटिलता की गई है और यहाँ पर थोड़ी सी पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की यहाँ कमी देखने मिल रही है। तो यही विशेषज्ञों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लगातार कोर्ट में केस की भरमार करेगा और इसमें फेक केसेस के मामले बढ़ सकते हैं। आपकी क्या राय है ये भी आप जरूर दीजिएगा। भले ही ये कानून ऐसी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिन्हें शादी के लिए, शादी में परेशान किया जाता है, पर तमाम लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो एक तरफ फीमेल्स के लिए थोड़ी सी स्थिति बेहतर है, लेकिन पुरुषों के लिए जो इसमें निर्दोष होंगे उनके लिए कोई भी तरह का रास्ता नजर नहीं आता है। तो यही बात इसमें की गई है। आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो सकता है। तो सेक्शन 69 इसलिए चर्चा में चल रहा था। आशा करता हूं जो इस कानून के अंतर्गत है, जो बदलाव हुए हैं वो आपको समझने आए होंगे और ये कैसे समाज में प्रभाव डाल सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बैचेस के साथ जुड़ने के लिए आप
मनीष लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं और फाउंडेशन बैच में हमारा हिस्सा बन सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको एकदम बेसिक से यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप उसमें एडमिशन तो ले ही सकते हैं। बाकी और कोई छोटी सी भी दिक्कतें आए तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप से आपको आसानी से इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अगले सत्र में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।